नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज के तहत आज हम पढ़ेंगे 12 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बीपीएससी, एसएससी बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर सेना भर्ती योजना और केबीसी सीजन 14 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले किस राज्य में नजर आए हैं? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले भारत में पाए गए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा, जहां सर्वाधिक बाल विवाह के मामले देखे गए हैं। अगर बात दोस्तों बाल विवाह की आई है तो बाल विवाह को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जी का अग्रणी स्थान रहा है। इन्होंने देश में बाल विवाह को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा केशव चंद्र सेन का नाम आपने सुना होगा। केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय ने देश में बाल विवाह के लिए बहुत अथक प्रयास किया। इनके प्रयासों की वजह से पहली बार शारदा एक्ट आया था 1929 में। इसके तहत बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात शुरू हुई। इसी एक्ट के तहत बाल विवाह प्रतिबंध एक्ट 1929 लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जहां लड़कों की जो उम्र है शादी करने की वो रखी गई 18 साल, जबकि लड़कियों की 14 साल रखी गई। यानी 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था उसमें लड़कियों की उम्र रखी गई थी 14 साल, यानी 14 साल से कम की लड़कियों को शादी नहीं किया जा सकता, जबकि लड़कों की उम्र थी 18 साल, यानी 18 साल से कम आयु के बच्चे जो हैं उनकी शादी नहीं हो सकती है, अकॉर्डिंग टू बाल विवाह निषेध एक्ट 1929। जबकि भारत की बात करें तो लेटेस्ट अधिनियम है बाल विवाह निषेध एक्ट 2006, जिसको जो लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ भारत में, क्योंकि बाल विवाह निषेध एक्ट आया 2006 के तहत, और 2006 के तहत अब 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती है, और 21 साल से कम उम्र के अगर कोई लड़के हैं तो शादी की जाती है तो एक कानूनी अपराध माना गया है। अल्टीमेटली आंसर इज सी, झारखंड। अब झारखंड की बात आई दोस्तों तो झारखंड की थोड़ी बात कर लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ये बिहार राज्य से अलग हुआ था, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, CPI NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पे गठबंधन की सरकार चली है। राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधानसभा की सीटें है 82, लोकसभा की सीटें है 14 और 9 लोग राज्यसभा में चुन के आते हैं झारखंड से। एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। 1932 में सबसे पहले बाघों की गणना जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी। और झारखंड का जो कर्मा नृत्य है, जनजातीय नृत्य, आपको पता होगा, एक गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड होने वाला दुनिया का सबसे पहला आदिवासी नृत्य था। इसके अलावा यहाँ पे आपको दमला वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा झारखंड में, भगवान बिरसा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा आपको, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा आपको झारखंड में। इसके अलावा अगर और बात करें हम, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान मिलेगा आपको यहाँ पे, और महू आडाह भेड़िया अभ्यारण्य भी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। 4 महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है झारखंड में। एक तो आपको मिलेगा उधवा पक्षी अभ्यारण्य, एक मिलेगा आपका उधवा पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा आपका है इंचगांव पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा। इसके अलावा तिलैया पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे, और तेनूघाट पक्षी अभ्यारण्य है। तो उधया पक्षी अभ्यारण्य, इंचगांव पक्षी अभ्यारण्य, तिलैया पक्षी अभ्यारण्य और तेनूघाट, और एक है आपका चंडपुरा। तो चंडपुरा पक्षी अभ्यारण्य, ये 4 पक्षी अभ्यारण्य है। मैं आपको दोबारा नाम गिना दूं दोस्तों, दिमाग में रखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भले आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम पड़ती हो, आपके सामने एक अस्पष्टता की कमी हो, लेकिन उधवा पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा झारखंड में, इंचगांव पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। इसके अलावा तिलैया पक्षी अभ्यारण्य है, और तेनूघाट और चंडपुरा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना चल रही है, जो झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल सरकार की साझा परियोजना है। तो दामोदर घाटी नदी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। और आपको पता होगा ना, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक नदी कोसी नदी कहा जाता है, ऐसे दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के लिए शोक नदी थी। और इस
विषम परिस्थिति से निपटने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से दामोदर घाटी नदी परियोजना को स्टार्ट किया। और दामोदर घाटी नदी परियोजना के तहत इस पे मैथन नामक बांध बनाया गया है। मैथन बांध, पंचेत बांध। अगर आपसे कोई पूछे कि मैथन बांध किस नदी पे स्थित है तो आपको बताना है दामोदर नदी पे। पंचेत बांध की बात करें तब भी आपको बताना दामोदर नदी पे। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बांध है। तिलैया बांध हमने बात की, तिलैया बांध अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी दामोदर नदी पे है। और इसके अलावा किन्नार बांध, किन्नार डैम की बात करें तो ये भी दामोदर नदी पे है। अभी मैंने तिलैया पक्षी अभ्यारण्य की बात की थी, झारखंड में है। और एक और बांध याद कर लीजिए आप। बस दोस्तों यही चार थे। इसके अलावा कैनेर पहाड़ है, कैनेर पहाड़ है। कैनेर पहाड़ अगर आपसे पूछा जाए कि कैनेर पहाड़ या पहाड़ी किस राज्य में स्थित है तो आपको बताना झारखंड में स्थित है कैनेर पहाड़ी। और अगर अन्य महत्वपूर्ण नदियों की बात की जाए तो आपको कोयल नदी मिलेगी झारखंड में। अगर आपसे पूछा जाए कोयल नदी कहाँ है तो आपको बताना झारखंड में। कोयल नदी दो भागों में है, एक तो उत्तरी कोयल नदी है, एक दक्षिणी कोयल नदी है। तो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछा जाए कोयल नदी किस राज्य में बहती है तो योर आंसर विल बी झारखंड। और एक महत्वपूर्ण नदी झारखंड की जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में बहती है तो आपको बताना है झारखंड। अगर ऑप्शन में है तो टिक करना है। इसके अलावा शंख नदी की बात की जाए तो शंख नदी किस राज्य में बहती है आपको बताना है। शंख से याद आया, आपको बताना है किस पार्टी का चुनाव चिन्ह शंख है, आप कमेंट करके बताइएगा। और एक है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कहाँ पे है? झारखंड में बहती है। स्वर्ण नदी झारखंड में बहती है और शंख नदी झारखंड में बहती है। दामोदर नदी तो दुनिया जानती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में सोडियम की प्रचुरता का पता चला है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, यानी सोडियम कहाँ पाया गया है, सोडियम के बारे में किस पता लगा है, कहाँ पे, मंगल ग्रह पे या बृहस्पति ग्रह पे या बुध पे या चंद्रमा पे। तो इसका सही आंसर है चांद पे सोडियम की प्रचुरता का पता चला है। और ये पता लगा है हमारे चंद्रयान 2 ने। जो चंद्रयान 2 जिसको हमने 22 जुलाई को 2019 में श्री सतीश धवन हरिकोटा अंतरिक्ष यान से भेजा था, उस चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर अब सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले आपको पता होगा कि जो हमने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, लॉन्च किया था, उसने चांद पे जल की पुष्टि की थी। तो अगर आपसे पूछे कि चांद पे जल की पुष्टि किसने किया था तो भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने किया था, जबकि अब सोडियम की पुष्टि की है चंद्रयान सेकंड ने। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों चंद्रयान 2 की, क्योंकि चंद्रयान 2 एक बहुत महत्वपूर्ण सपना था इसरो का। हालांकि पूर्णतया तो हम सफल नहीं हो सके, लेकिन चंद्रयान 2 आज भी चंद्रमा की कक्षा पे हमारा गति कर रहा है। इसको हमने भेजा था 22 जुलाई 2019 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि चंद्रयान 2 को किससे भेजा गया था तो GSLV मार्क 3 जो भारत का बाहुबली रॉकेट है उससे भेजा गया था। इसमें दो तरीके से थे, एक तो हमारा रोवर था, रोवर का नाम था हमने दिया था प्रज्ञान नाम दिया था इसका। एक हमारा लैंडर था जिसको हमने विक्रम नाम दिया था। दरअसल ये लैंडर विक्रम को हम सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए, यानी सॉफ्ट लैंडिंग तो हम नहीं करा सके। इसमें हार्ड लैंडिंग हुई, लेकिन रोवर जो हमारा प्रज्ञान है आज भी काम कर रहा है, चंद्रमा की कक्षा में गति कर रहा है हमारा। तो हम ऐसा नहीं कि पूर्णतः फेल हो गए थे चंद्रयान 2 में, और आज चंद्रयान 2 ने सोडियम की पुष्टि की है चांद पे। इससे पहले मैंने बताया कि चंद्रयान फर्स्ट की मैंने बात की। चंद्रयान फर्स्ट जो हमने लॉन्च किया था PSLV एक्सेल वर्जन C11 से, यानी PSLV का जो हमारा एक्सेल वर्जन था C11 से हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था अगर आपसे कोई पूछे तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। इसकी सफलता यह है कि इसने जल की पुष्टि की थी चांद पे कि वाटर जो है, पानी जो है वो चांद पे है। इसकी पुष्टि चंद्रयान फर्स्ट ने की थी। अन्य अगर मिशन इसरो की हम बात करें तो इसरो का मंगलयान मिशन था। हाल ही में आपको पता है कि अब मंगलयान जो हमने भेजा था उसका सफर समाप्त हो गया है। हाल ही में इसरो ने घोषणा की कि ईंधन की कमी के बाद अब मंगलयान का सफर समाप्त हो गया है
मंगलयान को हमने लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को। अगर आपसे पूछता है किससे लॉन्च किया गया था तो आपको बताना है PSLV C-25 से हमने लॉन्च किया था मंगलयान को, और ये मंगल की कक्षा में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। ऐसा करने वाले दुनिया के हम चौथे देश बन गए थे, क्योंकि हमसे पहले मात्र सोवियत जो यूनियन है, नासा और यूरोपियन यूनियन, यही 3 देश थे जिन्होंने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, जबकि भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला दुनिया का चौथा देश बना था, जबकि पहली बार में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। इसरो की स्थापना आपको पता है 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और हमारा जो पहला उपग्रह था सैटेलाइट जिसको हमने भेजा था वो आर्यभट्ट था। अगर आपसे कोई पूछता है देश का पहला सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट था। कब भेजा गया था? 1975 में भेजा गया था, 19 अप्रैल को। हमने सोवियत यूनियन की मदद से भेजा था। जबकि दूसरा हमारा सैटेलाइट था भास्कर, जिसको हमने लॉन्च किया था। हमने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तत्पश्चात हमने रोहिणी सीरीज के काफी सैटेलाइट भेजे। आपको कभी फुर्सत में मैं पूरे इसरो के बारे में, इसरो का मिशन, इसरो की उपलब्धियां पढ़ाऊंगा। इसरो का भविष्य का मिशन ये है कि हम भेजेंगे गगनयान। गगनयान के तहत हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, और भारत अब अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की तैयारी गगनयान के तहत कर रहा है। इसके अलावा आदित्य L1 भेजेंगे हम सूर्य के जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है वहां पे, यानी इस बिंदु तक हम सैटेलाइट भेजेंगे। इसके अलावा हमारा शुक्रयान का एक मिशन है जिसके तहत हम वीनस पे जाएंगे, इसरो का मिशन है। और भारत ने नाभिक को पहले बना लिया है, यानी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको बना लिया भारत ने, क्योंकि ये स्थिति तब स्टार्ट हुई थी जब 1999 में कारगिल के युद्ध में हमने अमेरिका से GPS सिस्टम मांगा था कि आप बता दीजिए कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो कहाँ पे हैं, किस पहाड़ी पे है, काराकोरम पे, ऊंचाई पे कितने लोग हैं। लेकिन उस समय अमेरिका ने GPS देने से मना कर दिया था। तत्पश्चात भारत ने एक मुहिम बनाई कि मेरा अपना खुद का GPS होगा, और भारत ने बना लिया है अब नाभिक। और नाभिक बहुत ही जल्दी देश में स्टार्ट होने वाला है, यानी अब GPS जो गूगल है उसका काम खत्म होने वाला है। धीरे धीरे गूगल की तरफ हम अपने देश को यूज करेंगे नाभिक के सैटेलाइट को, तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धता होगी। अपना तीसरा सवाल है दोस्तों कि भारत में पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में, उसे घोषित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में, या छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो महाराष्ट्र में स्थित है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का, वो बना है पूर्णतया नवीकरण वाला ऊर्जा वाला हवाई अड्डा, यानी पूरी तरीके से अच्छे ऊर्जा से संचालित होने वाला अब बन जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो 2022 तक भारत ने 175 गीगावाट का टारगेट रखा था कि 175 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसे 2021 में यानी 1 वर्ष पहले ही भारत ने अचीव कर लिया 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। अब भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट प्राप्त करने की क्षमता रखी है, यानी जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है इसको पैदा करना है 2030 तक 450 गीगावाट, इसका लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। तो जिस तरह 2022 में हमने रखा था 175 गीगावाट का, जिसे हमने 1 साल पहले उपलब्ध कर लिया था, प्राप्त कर लिया था, अचीव कर लिया था टारगेट को, हम कोशिश करेंगे कि 2030 से पहले 450 जो गीगावाट का हमारा टारगेट है वो प्राप्त कर लेना है। और 2030 तक की बात करें तो 2030 में बहुत सारे महत्वपूर्ण मिशन है भारत सरकार के। इसके अलावा अभी सुर्खियों में था, आपको पता होगा 2025 तक भारत टीबी को खत्म करने, यानी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना चाहता है ये भारत की, जबकि 2030 तक दुनिया से टीबी मुक्त करने का WHO का सपना है, जबकि भारत का 5 वर्ष पहले 2025 रखा गया है। बात महाराष्ट्र की है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अभी चुनाव चिन्ह सिलसिले में काफी यहाँ पे विवाद चल रहा था, और चुनाव आयोग ने जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह था तीर और धनुष, उसको फ्रीज कर दिया था। अब एकनाथ शिंदे जी को मिला, मैं क्लियर बता दूं कि जो एकनाथ शिंदे हैं इनकी पार्टी को मिला है तलवार और ढाल। तलवार और ढाल मिला है चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे जी को, जबकि उद्धव ठाकरे जी को मसाल दिया गया है। जो जलता हुआ मसाल है ये उद्धव ठाकरे जी को मिला है। और दोनों में शिवसेना जो थी, अब जो शिवसेना थी उस शिवसेना में 2 फाड़ हो गया है।
एक तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना होगी, बाला साहब करके है नाम इसका, और एक इनका है उद्धव ठाकरे का, ये भी बाला साहब के नाम से ही है। तो शिवसेना के अब दो हो गए। जैसे आपको पता है 1964 में सीपीआई जो था, ये सीपीआई दो भागों में डिवाइड हो गया था। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक सीपीआई एम बन गया था, मार्क्सिज्म वाला। इसी तरह अब शिवसेना के दो फाड़ हो गए हैं, एक का चुनाव चिन्ह मशाल है, दूसरे का ढाल और तलवार है, और तीर और धनुष का जो चुनाव चिन्ह था उसका काम खत्म। महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी आपको मिलेगी मुंबई, आपको पता है। और इसकी स्थिति का अगर आपसे कोई पूछे कि शीतकालीन राजधानी क्या है, तो शीतकालीन राजधानी है आपका नागपुर। नागपुर मिलेगा शीतकालीन राजधानी महाराष्ट्र का। और वैसे रियल जो राजधानी मुंबई, और मुंबई को देश का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस का। अभी हाल ही में आरएसएस ने सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है रतन टाटा जी को, और आरएसएस की स्थापना 1925 में बलराम हेडगेवार ने की थी। इसके अलावा और अगर हम महाराष्ट्र की थोड़ा डिटेल्स में बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र का जो पशु है वो विशाल गिलहरी है। विशाल गिलहरी पशु है। आपको पता है विशाल गिलहरी जो महाराष्ट्र का नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी घाट में जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारी मात्रा में विशाल गिलहरी पाई जाती है। इसलिए विशाल गिलहरी को महाराष्ट्र का राजकीय पशु घोषित किया गया है। पक्षी की अगर हम बात करें तो यहाँ पीले पैरों वाला एक हरा कबूतर होता है, पीले पैरों वाला हरा कबूतर है, उसको महाराष्ट्र ने अपना राजकीय पक्षी बनाया है। जबकि जो वृक्ष है महाराष्ट्र का वो है आम। आम आपको पता है महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा अगर बात करें हम गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र को। 5 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। आपको मिलेगा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, आपको मिलेगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, आपको मिलेगा टडोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा आपको मिलेंगे गंगामल राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर गंगामल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए दोस्तों, तो जो सतपुड़ा हिल्स है, सतपुड़ा हिल्स के बीचों बीच में स्थित है गंगामल राष्ट्रीय उद्यान इनका, और ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर आपको मिलेगा गंगामल में मेला घाट जो टाइगर रिजर्व है, आपको गंगामल में मिलेगा। और हमने कहा कि सतपुड़ा हिल्स के भीतर स्थित है गंगामल इनका राष्ट्रीय उद्यान। जबकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है, इसमें तेंदुआ और किंगफिशर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो आपको नवेगांव, एक मिनट दोस्तों, जो आपको नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा महाराष्ट्र में, इस नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसको सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। सलीम अली के एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, उससे आप बिल्कुल रिलेट मत कीजिएगा। तो नवेगांव जो वो राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में, इसमें सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में आपको एक हिरण पार्क भी मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेंगे यूनेस्को के। जैसे महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको पता है एलोरा, जो हमारा एलोरा गुफा आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले देश में एलोरा गुफा को ही 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा एलिफेंटा जो गुफा है, एलिफेंटा गुफा, वो भी महाराष्ट्र में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको अजंता गुफा मिलेगा, ये भी अजंता गुफा आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है यूनेस्को के द्वारा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, इसको भी 2014 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। और विक्टोरियन गोथिक, एक है विक्टोरियन गोथिक, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक तो एलोरा जो आपका गुफा है वो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगा, जो भारत का सबसे पहला घोषित किया गया था। एलोरा औरंगाबाद में है। और इसके अलावा एलिफेंटा जो गुफा है वो भी महाराष्ट्र में है। और अजंता गुफा की मैं बात करूं वो भी महाराष्ट्र में है। ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इसके अलावा अगर और बात करूं, हमने कहा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसको 2014 में घोषित किया गया था। और विक्टोरियन गोथिक जो चर्च आपको मिलेगा, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है यूनेस्को के द्वारा। एकमात्र रामसर साइट है ठाणे क्रीक रामसर साइट, यानी आर्द्र भूमि। आपको पता है 1971 में रामसर साइट की शुरुआत हुई थी ईरान के रामसर शहर से। हालांकि भारत ने 1981 में हस्ताक्षर किया था
टोटल रामसर साइट भारत में है 75, आपको पता होना चाहिए। 4 नए बनाए गए हैं। और तो महाराष्ट्र में एकमात्र जो रामसर साइट है वो है थाड़े क्रीक। और बायोस्फीयर अगर रिजर्व की बात की जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत में टोटल है 18। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा एक, जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी वो बायोस्फीयर रिजर्व है महाराष्ट्र में। और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जब कोई बायोस्फीयर रिजर्व आता है, जैसे मैंने बात की पंचमढ़ी, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितने जिलों में फैला ये आपसे सवाल पूछ सकता है। तो एक तो होशंगाबाद जो जिला है, होशंगाबाद जिला में फैला है। दूसरा बैतूल जो है वहाँ पे फैला हुआ है। तीसरा छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद ये 3 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी फैला हुआ है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने आपके नेशनल पार्क हैं, कितने वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी हैं, ये पूछा जाता है आपसे। तो अगर मैं क्लियर बता दूं दोस्तों, पंचमढ़ी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है महाराष्ट्र का, इसमें एक तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य नाम से अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो है। जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, ये आपको मिलेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और यहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है और भारतीय विशाल गिलहरी भी पाई जाती है। और भारतीय विशाल गिलहरी को आपको पता है कि महाराष्ट्र ने अपना राजकीय जीव घोषित किया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस मिशन के तहत डेमोफोर्स नामक एक जो क्षुद्र ग्रह है यानी एस्टेरॉयड है उसको पृथ्वी की कक्षा से अलग कर दिया गया। यानी एक ये प्रयास किया जा रहा था कि किस तरह जो एस्टेरॉयड होते हैं, आने वाले समय में हम खतरा है कि एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी पे आए तो पूरे पृथ्वी का जो जीवन है नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सभी को पता है कि डायनासोर जैसा एक विशाल प्राणी एस्टेरॉयड के गिरने से ही पृथ्वी से विलुप्त हो गया था। और बहुत सारे जो महासागर आपको सागर मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड गिरने से ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसके बाद सागर मेडिटेरियन से जैसे अस्तित्व में आए थे। हालांकि इसके पीछे टेक्टोनिक थ्योरी भी जिम्मेदार है, लेकिन आपको ये बताना है कि डेमोफोर्स नामक क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्षा से अलग दिशा में मोड़ दिया गया। किस मिशन के तहत? हार्ड मिशन, डार्ट मिशन, प्रूफ मिशन या एड मिशन? तो एक डार्ट मिशन चलाया नासा ने। तो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो है अमेरिका का, उसके द्वारा डार्ट मिशन के तहत अब जो एस्टेरॉयड हैं वो अगर पृथ्वी पे आते हैं तो उन्हें बीच में ही अंतरिक्ष में यानी उनके या तो दिशा को मोड़ दिया जा सकता है या उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो एक सफल परीक्षण किया नासा ने, दूसरी बार ये परीक्षण किया, इससे पहले एक बार परीक्षण किया था इसलिए दोबारा सुर्खियों में आया। तो आपको ये जानना है डार्ट मिशन नासा का है। जो एस्टेरॉयड पृथ्वी पे आएंगे क्षुद्र ग्रह, ये उनसे संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में बस्तारिया बटालियन जो है ये सुर्खियों में था। आपको बताना है कि बस्तारिया बटालियन का संबंध किससे है? सीआरपीएफ से है यानी सेंट्रल रिजर्व पोस्ट फोर्स, बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, आईसीएसएफ से है या एसएसबी से है यानी सशस्त्र सीमा बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये सीआरपीएफ। तो छत्तीसगढ़ में आपको जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, बस्तर मिलेगा, उन क्षेत्रों में जो नक्सल है प्रभावित जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों से निपटने के लिए देश के गृह मंत्रालय ने लोकल लोग जो होते हैं उनके लड़कों को केवल 10वीं पास क्वालिफिकेशन के बाद एक बस्तारिया बटालियन बनाई गई जिसमें उनको भर्ती किया जा रहा है। और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को आ रहे हैं। बस्तर में, दंतेवाड़ा में, इन सारे जिलों में अब नक्सल कम हो रहा है धीरे धीरे। तो ये गृह मंत्रालय को बहुत बड़ी सफलता है भारत सरकार को। तो इसीलिए इन बस्तारिया बटालियन सीआरपीएफ से संबंधित है, क्योंकि बस्तारिया बटालियन के तहत सीपीआरएफ पे यानी सीआरपीएफ में भर्ती किए जा रहे हैं लोग। और छत्तीसगढ़ के आपको पता है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। और यहाँ की राजधानी रायपुर, इसका नाम बदल के नया रायपुर कर दिया गया है। अभी केबीसी सीजन 14 में परसों एक सवाल पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय पार्क है, किसके नाम पे है? तो गुरु घासीदास के नाम पे राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में। ये सवाल पूछा गया था, कौन बनेगा महाकरोड़पति सीजन 14 में, जिसका अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हालांकि रजिस्ट्रेशन डेट खत्म हो गई है, लेकिन सीजन
15 के लिए आप तैयार रहिए हमारे साथ। हम आपको केबीसी की तैयारी कराएंगे बेहतर तरीके से। तो एक अच्छा मौका है देश में करोड़पति बनने के लिए, अपने ज्ञान को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए। हमारे द्वारा चलाए जा रहे केबीसी सीरीज के तहत बहुत सारे सवाल सीधे केबीसी में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि बिलियर्ड्स का जो 25वां खिताब है किसने जीता। बहुत महान खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये हैं पंकज अडवाणी जी। केबीसी में एक सवाल पूछा गया था कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 खेलों में पदक प्राप्त किया है, तो वो पंकज अडवाणी जी हैं। इन्होंने स्नूकर में भी प्राप्त किया है, एक तरीके से खिताब जीता है, और बिलियर्ड्स का भी खिताब जीता पंकज अडवाणी ने। तो ये सवाल पूछा गया था केबीसी सीजन 14 में अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। तो सही आंसर है पंकज अडवाणी जी, जिन्हें हम बता दिए अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों कि देश के जो 50वें सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के कौन बनेंगे। प्रेजेंट टाइम में है यू ललित यानी उदय उमेश ललित हैं। ये हैं 49 नंबर के। इससे पहले आपको पता है कि एन.वी. रमन्ना थे 48 नंबर के। और अब 50वें कौन बनेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा नवंबर में, तो नवंबर में बनेंगे सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम धनंजय कुछ करके चंद्रचूड़ है। तो ये बनेंगे देश के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके पिता जो थे वो भी देश के सीजीआई थे, वो 16वें सीजीआई थे डी.आई. चंद्रचूड़ के पिताजी। और ये बनेंगे देश के 50वें सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही दोस्तों, तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई थी। 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत की गई थी। और आपको पता है स्टार्ट जब किया गया था तो इसमें मूलतः 8 न्यायाधीश थे। प्रेजेंट टाइम में आपको 34 न्यायाधीश मिलेंगे, जिसमें 33+1 एक चीफ जस्टिस रहेंगे, 33 अन्य रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 24 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन प्रावधान की भारत जो संविधान का भाग 5 है उसमें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा है। आर्टिकल 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो वहीं पे कानून हो जाता है। इससे नीचे अगर कोई छोटी बेंच का है वो सारे कानून समाप्त हो जाते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी मसौदा अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो आर्टिकल 129 के तहत वो सभी कानून बन जाते हैं। सवाल चलते चलते एक सवाल बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो थी फातिमा बीबी। जो फातिमा बीबी थी ये देश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनी। इसके अलावा हीरालाल जे कानिया ये प्रथम चीफ जस्टिस बने, आपको पता है। और इस समय हेमा कोहली जी प्रेजेंट टाइम में महिला जज है सुप्रीम कोर्ट में। अगला सवाल है दोस्तों कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो लक्ष्मी बैंक का या सहारा बैंक का जो सुब्रत राय जी का था, सेवा सहकारी बैंक का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। आपको पता होगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी और आरबीआई के पास पावर है किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए। अगर वो एनपीए की अवस्था बढ़ जाती है यानी नॉन परफॉर्मेंस एसिड की अवस्था बढ़ जाती है, वो दिवालिया घोषित होने की अवस्था में आ जाता है। ऐसे में बहुत बार राष्ट्रीयकरण करके बनाया गया है, बचाया गया इनको, लेकिन अब अल्टीमेटली इस बैंक का बुरा हाल था, सो आरबीआई ने सेवा विकास सहकारी बैंक का काम तमाम कर दिया है, यानी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि 37वां जो है 37th रेस जो नेशनल गेम है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। 36 आपको पता चल रहा है गुजरात में, गुजरात के 4 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि मैं इस पे पूरा वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। आज 36वां खेल जो है 36 नेशनल गेम जो है गुजरात में हो रहा है, इसका ये खत्म हो जाएगा, आज इसका समापन हो जाएगा। तो पूरा इसका डिटेल लेके मैं आऊँगा, कितने लोगों ने क्या क्या मेडल स्थान किए हैं, प्राप्त किया है, किस राज्य का पहला स्थान है, कौन बॉटम पे है, कौन टॉप पे है, किसने कौन सा पदक जीता है, सारा पूरा डिटेल्स में लेके आऊँगा। रात को 9 बजे जुड़िएगा जरूर हमारे साथ। इसके अलावा नोबेल प्राइज में
आदि से लेकर अंत तक जितने भी हुए नोबेल प्राइज, आपको पता है कि 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, 1901 से शुरू किया गया था। इसका पूरा डिटेल लेके मैं आपके सामने आऊँगा। आप ये भी जानते होंगे कि 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, यानी सारा कुछ 1979 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था। पीस के क्षेत्र में यानी शांति के क्षेत्र में 2014 में भी शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। तो पूरा नोबेल प्राइज का पूरा कंटेंट आपके साथ लाएंगे, पूरा एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में होगा अगला राष्ट्रीय खेल यानी साहित्य समा। इससे पहले अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है गुजरात में, और इससे पहले हुआ था केरल में। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। और गोवा 100% जल जो है मुहैया करवाने वाला नल से पहला राज्य बन गया है। अपना अगला सवाल और आखिरी सवाल है दोस्तों कि 10वां सवाल है कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को बात की जाए दोस्तों तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई गई। आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण जी समाजवादी एक नेता थे जिनका जन्म 11 अक्टूबर को ही 1902 में हुआ था। सिताब बिहार में हुआ था, प्रेजेंट टाइम में अब बलिया में आता है ये। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जाने जाते थे, लोकनायक इनकी उपाधि थी। और पटना का जो हवाई अड्डा है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो जयप्रकाश नारायण जी के ही नाम पे है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में वो पहली बार गिरफ्तार किए गए थे, और 19 अप्रैल 1954 को जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और विनोबा भावे ने जो स्टार्ट किया था सर्वोदय आंदोलन, उसमें भी सक्रिय रहे थे। 1975 में आपातकाल में जेपी आंदोलन काफी तेजी से फैला। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित किया था, तब सुर्खियों में सबसे ज्यादा आए थे जयप्रकाश जी। और 8 अक्टूबर को आपको पता होगा कि 1979 में इनकी डेथ हो गई थी जयप्रकाश नारायण जी की। चौधरी चरण सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। और जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में मरणोपरांत उपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 10 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ प्रिकॉशन डे, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। तो दोस्तों अपना क्लास आज यही खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा DCIS इंस्टीट्यूट। आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।